जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज मैं आपके लिए बिहार पुलिस जीके जीएस का सीरीज नंबर 5 लेकर के आया हूं, जो आपके बिहार पुलिस 2025 लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा बिहार पुलिस का सेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है चुकंदर का लाल रंग। चुकंदर का लाल रंग किस कारण से होता है? जो चुकंदर में लाली का कारण होता है वो क्या कारण से चुकंदर का लाल रंग होता है? तो याद रखना, बीटानीन के कारण। किसके कारण मेरे प्यारे बच्चों? तो बीटानीन के कारण चुकंदर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जो टमाटर होता है, टमाटर का रंग लाल, टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है, तो वह किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो गाजर देखे होंगे आप कि गाजर में जो नारंगी रंग होता है, गाजर में नारंगी रंग, गाजर में कैसा रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो गाजर में नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण, याद रखना। और विटामिन का खोज किया गया था फंक के द्वारा, यह भी याद रखना कि विटामिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा किया गया था। अब देखो, कुछ और भी चीजें हैं जिसमें विशेष भी बातें पाई जाती है, जैसे कि प्याज का जो छिलका होता है वो भी लाल होता है। तो प्याज का लाल रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइन के कारण होता है। लहसुन में गंध होता है एलाइसिन के कारण और सल्फर यौगिक के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। और मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण, याद रखना। खीरा खाते हो, अभी खीरा का समय भी है, तो खीरा में जो करवाहट होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और करेले में भी करवाहट होता है। करेले में जो करवाहट होता है वो होता है मोमोडिकोसाइड के कारण। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों जरा आप साथ साथ बोल दो। प्याज का लाल रंग होता है एंथ्रोसाइन के कारण। लहसुन में गंध होता है एलाइसिन और सल्फर यौगिक के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। खीरे में करवाहट होता है कुकुरबिटेसिन के कारण। और करेले में करवाहट होता है मोमोडिकोसाइड के कारण। मेरे प्यारे बच्चों, गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला, तो कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। मिर्च का लाल रंग जो होता है वो कैप्सेंथीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आंवला जो होता है वो कसैलापन होता है, तो आंवले के कसैलापन का कारण क्या है? तो टैनिन है दोस्तों। पपीता में भी पीलापन होता है कैरिका जैथीन के कारण। मेरे प्यारे दोस्तों, कि पपीता का जो पीलापन होता है वह किस कारण से होता है? तो याद रखना, कैरिका जैथीन के कारण होता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल। ये हमारा क्वेश्चन ही था कि चुकंदर का रंग कैसा होता है? लाल होता है विटामिन के कारण। और सेब के फल में लाली का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन। मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी लाली से या पीलापन से जो भी प्रश्न था फसलों के बारे में वो मैंने बता दिया आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था विडल एवं टैटम ने। किसने दिया? तो विल्डल एवं टैटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत। और भी कुछ सिद्धांत हैं, जैसे उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था विडल और टैटम ने। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो कवक है, याद रखना। आनुवांशिकी की जानकारी सर्वप्रथम दी थी ग्रेगर जोहान मेंडल ने। हम लोग ग्रेगरी जॉन मेंडल भी पढ़ते हैं दोस्तों इसको। तो ग्रेगरी जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, इसीलिए आनुवांशिकता का जनक जो कहा गया है वो ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा गया है। अब देखो,
आनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो विलियम वॉटसन ने किया था आनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन दोस्तों। अच्छा, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विल्हेल्म जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बिडल और टैटम ने दिया। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो कौन है? तो कवक है। आनुवांशिकता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो ग्रेगरी मेंडल ने दी थी। आनुवांशिकता के पिता कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल हैं। अच्छा, आनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना विलियम वॉटसन ने किया था। अच्छा, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विल्हेल्म जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। अच्छा, मेंडल जो था दोस्तों, जिसने जेनेटिक्स का सिद्धांत दिया था, जेनेटिक्स के पिता कहते हैं मेंडल को ही। तो मेंडल ने किस पौधे पर आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग किए? तो मटर के पौधे पर दोस्तों। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और मेंडल की आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। पूछा गया है बिहार पुलिस में ही दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ सिद्धांत थे जो मैंने आपको बताए। देखो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभी मैंने तुरंत बताया ना, तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अगला प्रश्न है, घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े में गुणसूत्र की संख्या होती है 64 दोस्तों। कितने होते हैं? 64 होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, तंबाकू में याद रखना, तंबाकू में, फिर से याद रखना आलू में, फिर से याद रखना आलू में, फिर से याद रखना चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 48 होती है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या 80 होती है। और कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या जो होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 78 होती है। और घोड़े में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 64 होती है घोड़े में गुणसूत्र की संख्या। और भी कुछ जीव है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। मच्छर में कितने होते हैं? 6। मक्खी में होते हैं 12, मटर में होते हैं 14, प्याज में होते हैं 16 और बंदर में होता है 42 गुणसूत्र मेरे प्यारे दोस्तों। याद रखना, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6। मक्खी में कितने होते हैं? 12। मटर में कितने होते हैं? 14। प्याज में कितने होते हैं? गुणसूत्र की संख्या तो 16। बंदर में 42। मक्का में कितनी होती है? तो 20 होती है। टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24। मेढक में होते हैं 26। बिल्ली में 38। गेहूं में 42। कबूतर में 80 और कुत्ता में कितना होता है गुणसूत्र मेरे प्यारे दोस्तों? गुणसूत्र की संख्या तो दोस्तों याद रखना 78 गुणसूत्र होता है कुत्ता में, याद रखना। तो मैंने क्या पूछा था आपसे कि मैंने पूछा था आपका कि घोड़े में गुणसूत्र होती है कितनी? 64 होती है। तंबाकू, आलू और चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। कबूतर में 80 होते हैं और कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 78 होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि शैवालों का अध्ययन किसमें होता है? शैवालों का अध्ययन किसमें होता है? तो शैवालों का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, याद रखना। और माइकोलॉजी में होता है कवक का अध्ययन। कवकों का अध्ययन किसमें होता है? माइकोलॉजी में। याद रखना, शैवालों का अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों, शैवालों का अध्ययन किसमें होता है? तो फाइकोलॉजी में होता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन होता है, याद रखना। मानव की संस्कृति का अध्ययन, ये भी बोल सकते हो आप कि मानव की संस्कृति का अध्ययन जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी में होता है। और एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन होता है। कीट पतंग का अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है? तो एंटोमोलॉजी में होता है। और भी कुछ विज्ञान है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो न्यूमैथमेटिक्स में होता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है एकॉस्टिक्स में दोस्तों, याद रखें। ध्वनि विज्ञान एकॉस्टिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमैथमेटिक्स, कीट पतंग का अध्ययन एंटोमोलॉजी। एंट माने चींटी दोस्तों होता है। एंट मतलब एंट भी एक प्रकार का कीट पतंग ही है। तो एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसमें होता है? कीट पतंग में होता है। अच्छा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन होता है पक्षी विज्ञान में। और पक्षी विज्ञान का अध्ययन किसमें होता है? तो ऑर्निथोलॉजी में होता है। रेशम उत्पादन, याद रखें, रेशम सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन का अध्ययन किसमें होता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर में होता है। अच्छा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें होता है? एपीकल्चर में होता है। और फलों का अध्ययन होता है हॉर्टिकल्चर में। फलों का अध्ययन किसमें होता है? तो हॉर्टिकल्चर में मेरे प्यारे बच्चों फलों का अध्ययन होता है। और देखो, कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में। खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है
एस्ट्रोनोमी में, एस्ट्रोनॉमी में होता है खगोलीय पिंड का अध्ययन। फूलों का अध्ययन होता है क्रेमेटोलॉजी में, फूलों के रंगों का अध्ययन दोस्तों, फूलों के रंगों का अध्ययन किसमें होता है तो याद रखना क्रोमेटोलॉजी में होता है। और फूलों का अध्ययन किसमें होता है तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिक्कों का अध्ययन किसमें होता है न्यूमिस्मेटिक में होता है। ध्वनि विज्ञान का अध्ययन होता है कॉस्टिक में। कीट पतंग का अध्ययन होता है एंटेमोलॉजी में। पक्षी विज्ञान का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी में। रेशम उत्पादन का अध्ययन किसमें होता है सेरीकल्चर में होता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है एपीकल्चर में। फलों का अध्ययन होता है हॉर्टिकल्चर में। कवकों का अध्ययन होता है किसमें दोस्तों तो माइकोलॉजी में। खगोलीय पिंड का अध्ययन होता है एस्ट्रोनॉमी में। और फूलों के रंगों का अध्ययन जो होता है वो क्रोमेटोलॉजी में फूलों के रंगों का अध्ययन होता है। त्वचा रोग का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। डर्मीकूल पाउडर दोस्तों त्वचा पे लगाते हो ना, डर्मीकूल पाउडर कहाँ लगाते हो त्वचा पर, तो याद रखना त्वचा रोग का अध्ययन होता है डर्मेटोलॉजी में। सपनों का अध्ययन होता है वनीरोलॉजी में, वनीरोलॉजी में सपनों का अध्ययन होता है। ब्रह्मांडों का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी में। गुर्दों का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी में। मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है न्यूरोलॉजी में। फलों का अध्ययन होता है पोमोलॉजी में। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हृदय रोग का अध्ययन किसमें होता है कार्डियोलॉजी में। शिलालेखों का अध्ययन होता है लिथोग्राफी में, लिथोग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन होता है। यकृत का अध्ययन होता है हिपैटोलॉजी में। और नक्शा बनाने की कला का अध्ययन होता है कॉर्मोग्राफी में मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर से याद कर लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जरा सा। बोलो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो क्या बोलोगे आप त्वचा रोग का। अच्छा वार्नियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है सपनों का अध्ययन होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ये क्रोस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है कोस्मोलॉजी में तो ब्रह्मांडों का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में गुर्दों का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क रोग का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। कार्डियोलॉजी में हृदय रोग का अध्ययन होता है। देखो लिथोग्राफी में होता है शिलालेखों का अध्ययन। हिपैटोलॉजी में यकृत का अध्ययन। और ये क्रोमोग्राफी में किसका होता है नक्शा बनाने की कला का अध्ययन होता है। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि ध्वनि विज्ञान का अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो निम्नलिखित में कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है तो चेचक दोस्तों, चेचक जो होता है ये जीवाणु से नहीं होता है। तो ये किससे होता है वायरस से होता है, विषाणु से होता है। अच्छा विषाणु की खोज किसने की थी ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखो चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम क्या है तो याद रखना वेरिओला वायरस। स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम क्या है वेरिओला वायरस। और स्मॉल पॉक्स से प्रभावित होता है संपूर्ण शरीर। 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। भारत को चेचक मुक्त कब घोषित किया गया था तो 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया था। यह भी याद रखना दोस्तों। तो याद रखना कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है तो चेचक जीवाणु से नहीं होता है। तो कुष्ठ रोग, प्लेग रोग और टाइफाइड जो होता है वो किससे होता है मेरे प्यारे बच्चों तो जीवाणु से होता है, याद रखना। अब देखो दोस्तों आंत ज्वर अर्थात टाइफाइड, टाइफाइड की बैक्टीरिया का नाम क्या है तो सोलोमेना टाइफी। सोलोमेना टाइफी जो है वो आंत ज्वर के बैक्टीरिया का नाम, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जो आंत ज्वर है वो प्रभावित करता है आंत को। और इसके लिए जो टीका लगता है वो टैब का लगता है। और टेस्ट होता है विडाल टेस्ट इसमें दोस्तों। और इसका अन्य नाम है आंत बुखार या मियादी बुखार। तो आंत ज्वर का अन्य नाम क्या है आंत बुखार या मियादी बुखार। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है सोलेमेनेला टाइफी। और प्रभावित होता है आंत, टीका का नाम है टैब। और टेस्ट इसकी जांच की जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर वो करते हैं विडाल टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आंत ज्वर। ये हैजा है, हैजा को बोलते हैं कोलोरेला। हैजा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। क्या नाम है विब्रियो कोलेरा। और हैजा से प्रभावित होता है आंत, याद रखना। निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है तो स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस न्यूमेनी। न्यूमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है स्टेप्टोकोकस न्यूमेनी। और इससे प्रभावित होता है फेफड़ा मेरे प्यारे बच्चों। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है तो फेफड़ा होता है। तो देखो बच्चों आंत ज्वर से होता है आंत प्रभावित, याद रखना। आंत ज्वर के बैक्टीरिया का नाम क्या है सोलोमेनेला टाइफी। फिर से याद रखना हैजा के बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी। और इससे प्रभावित होता है आंत। और निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनी। और इससे प्रभावित क्या होता है तो फेफड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम क्या है कैरेनीबैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या नाम है कैरेनीबैक्टीरियम डिप्थीरी जो है वो डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम है। और डिप्थीरिया से प्रभावित होता है श्वास नली। और डिप्थीरिया में जो वैक्सीन मिलता है डिप्थीरिया में वो मिलता है डीपीटी का वैक्सीन। डीपीटी का वैक्सीन दोस्तों डिप्थीरिया में मिलता है।
पर्ट्यूसिस में मिलता है और टिटनेस में मिलता है, याद रखना। डीपीटी का वैक्सीन दोस्तों किसमें मिलता है, तो डिप्थीरिया में मिलता है, पर्ट्यूसिस में मिलता है और टिटनेस में मिलता है, याद रखना। डीपीटी का वैक्सीन दोस्तों डिप्थीरिया में मिलता है, पर्ट्यूसिस में मिलता है और टिटनेस में मिलता है। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटनेस मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो, अब प्लेग के बैक्टीरिया का नाम क्या है, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस जो है वो प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है और प्लेग से प्रभावित होता है फेफड़ा और लसिका ग्रंथि, याद रखना। प्लेग से हमारे शरीर का कौन सा अंग होता है प्रभावित, तो फेफड़ा और लसिका ग्रंथि मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को करता है प्रभावित। तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला जो इसमें रोग है वो है डिप्थीरिया। अभी मैंने तुरंत बताया दोस्तों था कि डिप्थीरिया जो है वो श्वसन तंत्र को करता है प्रभावित। अच्छा, रेबीज जो करता है, रेबीज वो करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रेबीज। पोलियो दोस्तों, पोलियो भी करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित, याद रखना। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जो चेचक है वो करता है किसको प्रभावित, तो चेचक जो है याद रखना संपूर्ण शरीर को करता है, संपूर्ण शरीर को करता है प्रभावित। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जो देखो चेचक जो होता है दोस्तों ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और चेचक के वायरस का नाम क्या है, चेचक के वायरस का नाम क्या है, तो याद रखना वेरिओला वायरस। चेचक के वायरस का नाम क्या है, वेरिओला वायरस। अभी मैंने तुरंत बोला था ना कि वेरिओला, याद रखना वेरिओला वायरस। चेचक के वायरस का नाम क्या है, वेरिओला वायरस। अच्छा, एक छोटी माता होती है दोस्तों, छोटी माता, ये छोटी माता मेरे प्यारे बच्चों ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, सॉरी इसके वायरस का नाम क्या है, छोटी माता के वायरस का नाम क्या है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों वेरिसेला वायरस। क्या नाम है, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला वायरस। कौन सा अपना क्या नाम है दोस्तों, छोटी माता के वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला वायरस। और चेचक का नाम क्या है, वेरिओला वायरस मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी मैंने तुरंत बताया था ना कि चेचक जो है आपका, चेचक से भारत जो है वो मुक्त कब घोषित हुआ था, तो 1977 में भारत जो है वो चेचक से 1977 में मुक्त घोषित हुआ था। भारत को दोस्तों चेचक से कब मुक्त घोषित किया गया था, 1977 में, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, ये एक बात बताओ आप कि देखो हमारे शरीर में जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है निम्न में कौन है, डिप्थीरिया है। क्या नाम है दोस्तों इसका, डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया करता है श्वास नली को प्रभावित मेरे प्यारे बच्चों। किस तत्व की कमी से धान में खैरा रोग होता है, किस तत्व की कमी से धान में खैरा रोग होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जस्ता की कमी से होता है धान में खैरा रोग, याद रखना। किस तत्व की कमी से होता है धान में खैरा रोग, तो जस्ता की कमी से होता है धान में खैरा रोग मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, मक्का में रोग होता है, मक्का में होता है व्हाइट बड रोग, मक्का में होता है व्हाइट बड रोग जो होता है वो भी जस्ता की कमी से ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखना किस तत्व की कमी से धान में होता है खैरा रोग, तो जस्ता की कमी से होता है। और आलू में ब्लैक हट रोग, याद रखना आलू में ब्लैक हट रोग, आलू में ब्लैक हर्ट रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, आलू में ब्लैक हर्ट रोग। तो याद रखना ऑक्सीजन की कमी से आलू में होता है ब्लैक हर्ट रोग। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि धान में होता है खैरा रोग जस्ता की कमी से। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, आलू में होता है ब्लैक हर्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग किसकी कमी से होता है, तो ऑक्सीजन की कमी से। और नींबू में होता है लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, याद रखना नींबू में लिटिल लीफ रोग, नींबू में होता है लिटिल लीफ रोग मेरे प्यारे बच्चों कॉपर की कमी से। तो याद रखना मक्का में व्हाइट बड रोग और धान में खैरा रोग होता है जस्ता की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर की कमी से। आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से। और एक रोग होता है सलजम में दोस्तों, सलजम में व्हाइट बड रोग होता है, व्हाइट बड रोग। सलजम में कौन सा रोग होता है, सलजम में याद रखना सलजम में
सलजम में व्हाइट बड रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। तो फिर से याद कर लेते हैं एक बार। धान में खैरा रोग और मक्का में व्हाइट बड रोग जस्ता की कमी से, नींबू में लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से, आलू में ब्लैक हट रोग ऑक्सीजन की कमी से, और मैग्नीज की कमी से होता है सलजम में वाटर बड रोग। मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लाल लिटमस पेपर में किस लाइकेन का प्रयोग होता है? तो रोसेला लाइकेन का प्रयोग होता है। देखो, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लाल लिटमस पेपर में किस लाइकेन का प्रयोग होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि रोसेला लाइकेन का प्रयोग होता है। अच्छा, पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन, पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन को बोलेंगे कोटिकोल्स दोस्तों। पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन कौन सा है? तो कोटिकोल्स है दोस्तों। अच्छा, खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन, याद रखना, खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को बोलेंगे सेक्सिकोल्स। और जो रेमनीला लाइकेन है, इत्र बनाते हैं, इससे इत्र बनाने में प्रयोग करते हैं, याद रखना मेरे प्यारे। और रोसेला लाइकेन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रयोगशाला में जो लाल लिटमस पेपर होता है उसमें किस लाइकेन का प्रयोग करते हैं? तो रोसेला लाइकेन का प्रयोग करते हैं। सेक्सिकोल्स खाली चट्टान पर है उगने वाला लाइकेन, और कोटिकोल्स दोस्तों पेड़ की छाल पर उगने वाला लाइकेन है। और इत्र बनाने में कौन से लाइकेन का प्रयोग करते हैं? तो रेम नीला लाइकेन का प्रयोग करते हैं। बच्चों आ रहा है समझ में? आ रहा है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में मेरे से। देखो, नाम है जैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया। जैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण पौधे में कौन सा रोग होता है? तो धान का अंगमारी रोग जो होता है वो जैंथोमोनास ओराइजी बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है त्रिभुजाकार, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद, याद रखना। जरा सा सिंधु घाटी सभ्यता के मैप को देख लेते हैं ताकि समझने में और इसके भौगोलिक क्षेत्र को याद करने में आसानी मिले। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? अभी मैंने जस्ट बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो कितने देशों में है? तो 3 देशों में है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मेरे प्यारे बच्चों। कितने देशों में है? 3 देशों में। कौन कौन देश में है? तो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है और भारत में है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। कैसे आकृति है सिंधु घाटी सभ्यता की? त्रिभुजाकार आकृति है, दिख रहा होगा आपको। यही है सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति, त्रिभुजाकार मेरे प्यारे बच्चों, लगभग त्रिभुजाकार सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति है। और यहां से यही पूछता दोस्तों है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो याद रखना, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ, और ये है साउथ। अर्थात अगर जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु पूछे तो आलमगीरपुर, याद रखना, हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु है वो सुतकांगेडोर है, जो दास्क नदी पर पाकिस्तान में है। तो यह भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बिंदु भारत से बाहर है? तो याद रखना, सुतकांगेडोर जो है ये भारत से बाहर है, पाकिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ पोल जो है वो दोस्तों मांदा है, मांदा। और मांदा जो है वो कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु जो है वो दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो आपका है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, अर्थात 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। 12,99,600
किलोमीटर स्क्वायर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है दोस्तों। देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो तो मेरे प्यारे बच्चों है ये पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान वाला इस मैप में नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान में 2 जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, सुरतगोई एंड मुंडी काक। सुरतगोई एंड मुंडी काक जो है ये दोनों जगह अफगानिस्तान में है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब बता दो कमेंट बॉक्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है और किस नदी के किनारे है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले कालीबंगा से। कहां से मिला, कालीबंगा से। और फसल बोने का प्रमाण, फसल बोने का प्रमाण जो है ये भी कहां से मिला, तो कालीबंगा से ही मिला मेरे प्यारे बच्चों। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है अगर पूछे कि कौन से नदी के किनारे है तो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो कालीबंगा जो है ये किस राज्य में है, तो घग्गर नदी के किनारे है। और किस राज्य में है पूछे तो क्या बोलोगे आप, राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा देखो धौलावीरा दिख रहा है ना आपको, धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के किनारे है। धौलावीरा मेरे प्यारे बच्चों कौन से नदी के किनारे है, तो क्या बोलोगे आप, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है और गुजरात में है। कहां पर है, गुजरात में। और यहां से क्या मिला है, याद रखना, अगर पूछे यहां से क्या मिला है तो लकड़ी के नाली का प्रमाण मिला है। लकड़ी के नाली का प्रमाण जो मिला है वो कहां से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो मोहनजोदड़ो दोस्तों कौन से नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, याद रखना। मोहनजोदड़ो कौन से नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और ये कहां पर है, तो पाकिस्तान में है मेरे प्यारे बच्चों। कहां पर है, मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में। और मोहनजोदड़ो से ही मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जो मिला है वो कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है मेरे प्यारे बच्चों। लाश को जलाने का प्रमाण, अगर पूछे कि लाश को जलाने का प्रमाण कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखना। लाश को जलाने का प्रमाण कहां से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला मेरे प्यारे बच्चों। मातृ देवी की मूर्ति कौन सी दोस्तों, तो मातृ देवी की मूर्ति जो मिली है वो कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। और रंगपुर जो है ये मादर नदी के किनारे है। रंगपुर कौन से नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। और कौन से राज्य में है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में कि रंगपुर कौन से नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी के किनारे है। और रंगपुर से कच्ची ईंट के दुर्ग का प्रमाण मिला है, याद रखना। कच्ची ईंट के दुर्ग का प्रमाण, धान की भूसी का प्रमाण कहां से मिला है, तो रंगपुर से मिला है। आपको यह बताना है कि रंगपुर कौन से राज्य में है, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है कपास उत्पादन करने का श्रेय। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी, तो नगरीकृत सभ्यता थी, याद रखना। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन जो था बहुत ही बढ़िया था, तो नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगनी सभ्यता थी, याद रखना। कांस्य युगनी, तांबे का प्रयोग होता था इस काल में। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगनी सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों देखो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को बोला गया है ग्रीड पद्धति। क्या बोला गया है, यहाँ के जो नगर नियोजन को बोला गया है, नगर नियोजन को क्या बोला गया है, तो याद रखना ग्रीड पद्धति बोला गया है। क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चों,
कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पर आधारित था। तो कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। किस नदी का आधुनिक नाम सदानीरा है? तो गंडक का जो आधुनिक नाम है वो सदानीरा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां बताऊंगा ही, आगे देखो नदी के बारे में जान लेते हैं कि परूसनी जो है, परूसनी का वर्तमान नाम रावी है। सतुदरी का वर्तमान नाम सतलज है मेरे प्यारे बच्चों। अस्किनी का चेनाब है। बितास्ता का झेलम है। विपासा का वर्तमान नाम ब्यास नदी है और सदानीरा का गंडक है दोस्तों। तो फिर से रावी दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? परूसनी। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतुदरी। आस्किनी का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना दोस्तों, आस्किनी का वर्तमान में नाम क्या है? तो चेनाब। वितास्ता का वर्तमान में नाम क्या है? झेलम। और विपासा का नाम क्या है? तो ब्यास है मेरे प्यारे दोस्तों। सदानीरा जो है वो गंडक का वर्तमान में, सदानीरा जो है वो गंडक का प्राचीन नाम है मेरे प्यारे बच्चों। देखो अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। तो अजात शत्रु के पिता का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो याद रखना बिंबिसार था। देखो बिंबिसार जो था उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। मगध पर पहला वंश का नाम है हर्यक वंश, याद रखना। मगध साम्राज्य में जो पहला वंश का उदय हुआ था उस वंश का नाम क्या है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था और उसी का पुत्र था अजात शत्रु मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, तो हर्यक वंश का कार्यकाल था 544 से 412 बीसी और इस हर्यक वंश की स्थापना जो की गई थी वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की राजधानी बनाई थी राजगिरी या गिरिवर्ज। देखो बिंबिसार का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 544 से लेकर के 492 बीसी तक था। और बिंबिसार जो था वह इस वंश का, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। देखो अगर पूछे कि मगध राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो क्या बोलोगे आप? बिंबिसार है। मगध साम्राज्य की वास्तविक सत्ता का संस्थापक जो है वो बिंबिसार है। तो मैंने क्या बोला? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार प्रथम शक्तिशाली शासक था इस वंश का। और मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने अपने राज्य के विस्तार के लिए 3 शादियां की। बिंबिसार ने अपने राज्य के विस्तार के लिए कितनी शादियां की? 3 शादियां की। जो प्रथम शादी की, उनकी उस प्रथम शादी की तो प्रथम पत्नी का नाम था महाकौशला देवी। और महाकौशला देवी जो थी वो कौशल राज्य के पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। महाकौशला देवी कौन थी? तो कौशल राज्य के पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। और इसके साथ दहेज में बिंबिसार को क्या मिला? तो काशी मिला, याद रखना। इसके साथ दहेज में बिंबिसार को क्या मिला? तो काशी मिला। इसकी दूसरी पत्नी जो थी वह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी। अर्थात बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकौशला देवी। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकौशला देवी। और महाकौशला से क्या मिला? काशी मिला, याद रखना। और दूसरी पत्नी थी चेलना। चेलना जो थी, चेलना से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम क्या होता है? अजात शत्रु। और इसकी तीसरी पत्नी थी छेमा। छेमा जो थी वो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। छेमा जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी छेमा मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया। अंग राज्य था दोस्तों, अंग को जीत लिया। अंग को जीत करके उसे मगध में मिला लिया। और अंग देखो, अंग को जीता और मगध में उसे मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। तो अंग का शासक किसे नियुक्त किया? अजातशत्रु को। यहां से यह भी पूछता है एग्जाम में है कि अजातशत्रु मगध साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व कहां का शासक था? तो अंग का शासक था मेरे प्यारे बच्चों। तो बिंबिसार की कितनी पत्नी थी? 3 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था महाकौशला देवी, दूसरी पत्नी का नाम था चेलना और तीसरी पत्नी का नाम था छेमा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? तो याद रखना चेलना था अजातशत्रु की माता का नाम मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, तो बिंबिसार का जो राज वैद्य था उसका नाम क्या था? जीवक। और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। कब की? तो 492 बीसी में कर दी थी और मगध की गद्दी पर बैठा, याद रखना। तो अब मगध का शासक कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु का कार्यकाल था 492 से लेकर के 460 बीसी तक। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ। अब प्रसेनजीत कौन था दोस्तों? तो याद करो, बिंबिसार की एक शादी हुई थी महाकौशला देवी से और महाकौशला देवी जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी। तो याद रखना, अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की हार हुई। और जब प्रसेनजीत की हार हुई तब प्रसेनजीत की पुत्री का नाम था वजीरा। वजीरा से अजातशत्रु का विवाह हो जाता है। वजीरा से अजातशत्रु का विवाह हो जाता है। अजातशत्रु का एक और नाम है कुनिक। अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था या जैन धर्म का अनुयायी था
और इसी के काल में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो अजातशत्रु के काल में मेरे प्यारे दोस्तों। यह भी पूछा गया है कि किस शासक का नाम कुनिक था, तो क्या बोलोगे आप? अजातशत्रु का नाम जो था वो कुनिक था मेरे प्यारे बच्चों। देखो 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया। अर्थात देखो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, और अजातशत्रु का हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया था, याद रखना। तो उदयन का कार्यकाल था 460 से लेकर के 444 बीसी तक। और पुराण और जैन धर्म के अनुसार उदयन ने क्या किया? तो गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया, जिसे कुसुमपुरा के नाम से भी जानते हैं। तो पाटलिपुत्र नगर बसाया और वहां पर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। तो किसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी? उदयन के द्वारा, और उदयन ने ही राजधानी बनाई थी दोस्तों पाटलिपुत्र को। यह भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, तो जो उदयन था वह भी जैन धर्म का अनुयायी था, और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो उदयन का पुत्र नागदशक था, याद रखना। कौन था? तो नागदशक मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महापद्म नंद के द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे बच्चों। देखो मगध साम्राज्य में जो पहला वंश आया था उस वंश का नाम था हर्यक वंश, दूसरा वंश जो आया था उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश जो था वो था नंद वंश। नंद वंश के ही काल में सिकंदर का भी आक्रमण होता है भारत पर मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी, याद रखना। महापद्म नंद को क्षत्रिय का नाशक भी कहा गया है, और दूसरे परशुराम का अवतार भी महापद्म नंद को ही कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नंद वंश के बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश की स्थापना हुई थी? तो देखो दोस्तों सबसे पहले कौन सा वंश आया था, याद बताओ? तो हर्यक वंश। कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो नंद वंश आया। और नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया, याद रखना। कौन सा वंश आया मेरे प्यारे बच्चों? तो मौर्य वंश आया, मौर्य वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी, बिंबिसार ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने की। और नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की मेरे प्यारे बच्चों। देखो जो घनानंद था वो दोस्तों याद रखें, घनानंद जो था वो कौन था? तो वो नंद वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर के समकालीन था। प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो मंगल पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक है कि मंगल ग्रह का रंग लाल हो गया है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों। सबसे ठंडा ग्रह किसको कहते हैं? तो ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो मंगल ग्रह जो है ये सूर्य से दूरी में चौथे स्थान पर है। अर्थात अगर देखो ये दोस्तों हमारा सूर्य है तो सूर्य के बाद बुध आ जाएगा, सूर्य के बाद क्या आएगा? बुध, बुध के बाद क्या आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आ जाएगा, और पृथ्वी के बाद क्या आ जाएगा? मंगल। याद रखना। तो सूर्य से नजदीक दोस्तों कौन सा ग्रह है? तो याद रखना सूर्य के सबसे निकट जो है वो बुध है, याद रखना। बुध के बाद दोस्तों कौन है? तो याद रखना शुक्र, जो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र के बाद कौन है? तो पृथ्वी है मेरे प्यारे बच्चों। और पृथ्वी के बाद कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना पृथ्वी के बाद जो है वो मंगल है। कौन है? तो मंगल है दोस्तों, याद रखना। और मंगल के बाद में अगर पूछूं तो मंगल के बाद क्या बोलोगे आप? कि मंगल के बाद सर बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा है? तो शनि है। शनि के बाद कौन सा है दोस्तों? तो अरुण या वरुण। तो पहले अ आएगा या पहले वो आएगा? पहले अ आएगा ना, तो अरुण है, याद रखना। अरुण है, फिर कौन सा है? वरुण है। शनि जो है वो बलय युक्त ग्रह है, और जो अरुण है वो भी बलय युक्त ग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना देखो अब मंगल ग्रह जो है सूर्य से दूरी में चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और आकार में सातवां है दोस्तों। आकार में सातवां है, अर्थात सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है उसका नाम क्या है? तो मंगल है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो बुध है, याद रखना। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह ग्रह लाल दिखाई देता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ? 25 डिग्री। अतः
मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग दिन रात होती है मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो डीमोस जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बता दो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। चलो मैं ही बता देता हूँ, गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और किस ग्रह का ये उपग्रह है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम है ओलप्स मोनोस, ओलप्स मोनोस। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया मेरे प्यारे बच्चों। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया, वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो लिखा गया है वो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों देखो स्टीफन हॉकिंस एक ऑप्शन में यहाँ पे ऐड कर देता हूं मैं, टाइपिंग में मिस्टेक है दोस्तों। स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट पुस्तक जो लिखा गया है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन, और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो लिखा गया है वो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों। टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, सही कर लेना यहाँ पर दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस ऑप्शन में ऐड कर लेना। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है, और द वर्ल्ड एज आई सी इट जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। देखो दोस्तों द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा गया स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, द स्टोरी ऑफ एवरीथिंग लिखा गया स्टीफन हॉकिंस के द्वारा, द वर्ल्ड एज आई सी इट लिखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, द मैथमेटिक्स स्टोरी ऑफ ब्लैक होल्स लिखा गया है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा। द मैथमेटिक्स स्टोरी ऑफ ब्लैक होल्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसको जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक शेप लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो दोस्तों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये माना ये सूर्य है मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो ये है आपका सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों जो पृथ्वी है वो परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों तरफ कौन परिक्रमा करती है मेरे प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। सूर्य के चारों तरफ कौन परिक्रमा करती है, पृथ्वी करती है। देखो तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करती है। कौन से मार्ग में करती है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में करती है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर में कर्क रेखा और नीचे में मकर रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर में कर्क रेखा, इसके नीचे में मकर रेखा। मेरे प्यारे बच्चों ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम होगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी क्या होगा, कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे, उपसौर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिक होगी तो उसे हम बोलेंगे अपसौर। औ से अपसौर, औ से अधिक, याद रखना। और यहां क्या पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होगी, अर्थात अपसौर की स्थिति कब होगी, यह पूछा गया है। तो याद रखना साल का जो पहला महीना होता है वो होता है जनवरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी, अगर याद रखना अगर इसको मैं हटा दूं तो क्या बचेगा, 3 ना, तो 3 जनवरी को मना होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच दोस्तों सबसे कम दूरी। और 3 के बाद क्या होगा, तो 4 ना, 4 होगा ना। और यहां देखो पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक परिक्रमा लगभग करता है 12 महीने में। तो अब अगर यहां से यहां आ रहा है तो कितना महीना लगेगा, 6 महीना। यानी कि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। अर्थात दोस्तों मंथ कौन सा यहां हो जाएगा, तो जुलाई हो जाएगा, याद रखना। तो सीख गए होगे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम उपसौर कहेंगे, और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी उसे अपसौर कहेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को, और अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जुलाई। मेरे प्यारे बच्चों
हमारा अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार दोस्तों। जल्लीकट्टू त्योहार कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में दोस्तों। दोस्तों देखो, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व है, महाराष्ट्र में आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है, और कर्नाटक के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो, पंगडालिया बांध किस राज्य में है? तो पंगडालिया बांध जो है वो असम में है। और असम में दोस्तों देखो, असम में ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी नाम तो सुना होगा आपने दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी का नाम है पगडालिया नदी। इसी नदी पर मेरे प्यारे बच्चों ये बांध बना हुआ है, पगडालिया बांध असम में। अब यहां से आपका एक प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है? निकलना मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों उद्गम। उद्गम जो होता है वो तिब्बत से होता है। कहां से होता है मेरे प्यारे बच्चों? तिब्बत से। और तिब्बत में कहां से होता है? तो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और याद रखना, ये भारत में जो प्रवेश करती है, कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से। यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। और ये यांग्याप दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों इसके बाद जाती है असम में, असम के बाद जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसे नाम क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं बांग्लादेश में? मेरे प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। समझ आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कमेंट बॉक्स में जस्ट टाइप कर दो। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से जो अरुणाचल प्रदेश में है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। अब देखो, एक नदी दोस्तों गंगा भी है। गंगा जो है याद रखना, ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री कहां से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है जो है उत्तराखंड में। याद रखना, गंगा नदी मेरे प्यारे दोस्तों कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तराखंड में है। और जब ये बांग्लादेश में आती है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह बांग्लादेश में आती है तो इसे क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती है तो उसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। अर्थात बांग्लादेश में जो जमुना और पद्मा का संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और यही मेघना बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। मेरे प्यारे बच्चों, तो जानकारी कैसी लग रही है इसका फीडबैक आप बस कमेंट बॉक्स में देना। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, गंगा निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे के पास से अरुणाचल प्रदेश में, और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और जब गंगा आती है बांग्लादेश में उसे पद्मा कहते हैं। जब दोनों मिल जाती है तो इस दोनों की धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और यह दोनों नदी जो है दोस्तों कहां गिर जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। याद रखना बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, अच्छे से याद करना है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चों। और देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खां। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खां। खाने खां के द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था। याद रखना, तो बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में। याद रखना, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया, याद रखना, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, याद रखना, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मूल अधिकार जो लिया गया है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। अ से अमेरिका, अ से अधिकार, और अ से ही मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, और अ से ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3, अर्थात भाग 3, याद रखना, भाग 3। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है वो क्या करता है, तो व्यक्तियों के आजादी को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति के आजादी को सुनिश्चित करने वाला अधिकार कौन सा है, तो मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार है, मूल अधिकार। मेरे प्यारे दोस्तों, कनाडा से लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति, और फ्रांस से क्या लिया गया, समानता का जो अधिकार लिया गया वो कहां से लिया गया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और बंधुत्व का सिद्धांत जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अभी मैंने तुरंत बोला कि फ्रांस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो लिया गया वो फ्रांस से लिया गया। समर्थी सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अधिवेशन जो ली गई ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श कहां से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, देखो, भगवंती देवी का संबंध भाला फेंक से है। किससे है, भाला फेंक से है भगवंती देवी का संबंध। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण खेल है वो देख लेते हैं। तो बेसबॉल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी भारत का है और पाकिस्तान का भी है। फुटबॉल शतरंज रूस का खेल है। देखो, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का है। तीरंदाजी भूटान का है। टेबल टेनिस चीन का है। और फुटबॉल फ्रांस का है। और वॉलीबॉल नेपाल का है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। फिर से एक बार देख लो, बोलो जरा साथ साथ। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का है। स्पेन का क्या है, सांड युद्ध। कनाडा का क्या है, आइस हॉकी। भारत का और पाकिस्तान का हॉकी। रूस का है फुटबॉल शतरंज। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी फुटबॉल। भूटान का तीरंदाजी। चीन का टेबल टेनिस। फ्रांस का फुटबॉल और रूस का भी फुटबॉल है। और नेपाल का वॉलीबॉल है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, कुछ कप है, कुछ ट्रॉफी है जो भिन्न भिन्न खेलों में मिलते हैं, जैसे कि नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। नारंग, चड्डा, अमृत। नारंग, चड्डा, अमृत बैडमिंटन। वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ, याद रखना। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप पोलो। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप बास्केटबॉल। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आप बता दो जरा कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे मित्रों। देखो, निम्नलिखित में किस देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। मैंने तुरंत बताया है ना कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला, ए और बी दोनों सत्य। अगला प्रश्न हमारा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। अच्छा, प्रथम महिला कौन थी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, तो बिहू जो है वो असम का मुख्य लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, तो क्या बोलोगे आप, असम का मुख्य लोक नृत्य जो है वो बिहू है। अच्छा, कर्नाटक जो है यहाँ का मुख्य लोक नृत्य क्या है, तो यक्षगान जो है ये कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। अच्छा, लावनी और तमाशा किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो लावनी और तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है। लावनी और तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल का गंभीरा
गंभीरा या गंभीरी भी कहीं कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ। गंभीरी जो है वो पश्चिम बंगाल का नृत्य है दोस्तों। गंभीरी और भी राज्य का है, तो ऐसे यहाँ मैं पश्चिम बंगाल बता देता हूँ आपको मैं। देखो, किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है? तो एंड्रीनल ग्रंथि अर्थात अधिविक्र ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं उसे लरो और उरो हार्मोन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों, अधिविक्र ग्रंथि किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है। यह क्या करता है? तो क्रोध को, किसको? क्रोध को, क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि इत्यादि के समय अधिक सक्रिय होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आपातकालीन ग्रंथि। आपात के समय दोस्तों यह सक्रिय होता है, इसीलिए करो या मरो हार्मोन इसी से निकलने वाले हार्मोन को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था दोस्तों हमारा आज का बिहार पुलिस का 5वां सीरीज। कैसा लगा जानकारी आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना।